नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक लंबे अंतराल के बाद आपका ये प्रिय कार्यक्रम, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, लेकर के आज उपस्थित हूं। चलिए बिना विलंब किए आपके उन प्रश्नों का मैं जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। वो प्रश्न जो निरंतर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है दीपक जी का। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, मंगल और चंद्रमा सप्तम भाव में, सप्तम भाव पर केतु और शनि, राहु से पीड़ित बृहस्पति की दृष्टि है, घर की क्या स्थिति रहेगी? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, समझिए। सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र का पहला सूत्र कहता है कि लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। तो लग्नेश का चतुर्थ में बैठना निसंदेह भाव वृद्धि करने वाला होगा, अर्थात जातक के जीवन काल में भूमि भवन वाहन चतुर्थ का सुख मिलेगा। परंतु दूसरा सूत्र, सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं, फलतः घर में कलह का वातावरण रहेगा। तीसरा सूत्र, कोई भी ग्रह कैसा प्रभाव देगा, इसके लिए वो जिस भाव में बैठा है उस भावपति की स्थिति को देखिए। तो सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और जैसा आपने कहा सप्तम भाव केतु, शनि और राहु पीड़ित बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है, यानी सप्तम भाव कहीं ना कहीं, और विशेष करके सप्तम भावस्थ मंगल पीड़ित हो रहे हैं। फलतः भूमि भवन वाहन का सुख तो होगा, लेकिन घर में कलह का वातावरण होगा। मां की सेहत में परेशानी होगी, मां का अस्वस्थ होना, मां के हड्डियों में, जोड़ों में, विशेषकर सूर्य हड्डी है तो हड्डियों से संबंधित परेशानियों का होना, सिर दर्द की शिकायत मां को रहना, तो ये मां की सेहत को कमजोर करेगा और घर के वातावरण को कलहमय बनाएगा। अगला प्रश्न है शिवानी सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, महिलाएं मंगल और सूर्य को कैसे मजबूत करें? महिलाओं को किस दिन बाल धुलने चाहिए? ये साथ ही साथ इन्होंने पूछा है, बिल्कुल महिलाएं भी वैसे ही अपने सूर्य और मंगल को बलि करें जैसे पुरुष करते हैं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके, सूर्य के मंत्र को जप करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके। मंगल को बलवान करना है तो हनुमान जी की आराधना करके, मंगल के मंत्र का जप करके, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, कारक हैं, तो उनका रत्न धारण करके, छोटे भाई बहन की सहायता करके। अब रही बात बाल धुलने की, तो रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन महिलाएं, अब कोई पर्व इत्यादि न हो, बहुत सारे इसमें नियम हैं, परंतु मुख्यतः ये 3 दिन बाल महिलाएं धो सकती हैं। अगला प्रश्न जो है ये प्रणव मालवीय जी का है। इन्होंने पूछा है कि क्या देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप शाम के समय कर सकते हैं और बुध के मंत्रों का जप सुबह के समय कर सकते हैं, दोनों ही एक माला से? देखिए, एक माला वाला प्रश्न तो प्राय ही लोग पूछ लेते हैं। समझिए इस बात को, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आप अगर स्वयं मंत्र जपते हैं तो आप अपने सभी मंत्रों का जप एक ही माला से कर सकते हैं। उसके लिए आपको माला बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक, दूसरा, देखिए, बुध के गुरु के मंत्र का जप तो प्रायः देखा जाए तो प्रातः काल ही होना चाहिए, लेकिन मान लिया जाए आप नौकरी पेशा हैं, आपके पास सुबह सुबह समय नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को कर लीजिए। नियमतः शाम को नहीं, सुबह करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपने शाम को मंत्र जप किया तो इसमें कोई दोष है। कोई दोष नहीं, आप शाम को भी जप करके उतना ही मंत्र जप का फल पाएंगे। हार्दिक पटेल जी ने पूछा है, शुक्र अगर मकर लग्न में युवावस्था में बुध सूर्य मंगल के साथ
युति बनाकर बैठे हों और केतु जो कि मृत अवस्था में है उससे दृष्ट हो, तो क्या यह शुक्र पीड़ित अवस्था में है? शादी में देरी क्या यह शुक्र का प्रतीत है? नहीं, शुक्र के कारण यह नहीं है। विवाह देवगुरु बृहस्पति कराते हैं और शुक्र का काम है दाम्पत्य जीवन को बनाए रखना, बचाए रखना टूटने से, या दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना। अब यहां पर आपने जैसा कहा कि शुक्र का पीड़ित, अभी आपने यह नहीं बताया कि शुक्र अस्त अवस्था में है या नहीं। आपने बताया युवा अवस्था में बली है, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखिए, वो किस अवस्था में है, वो पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हुए तो ज्यादा दिक्कत होगी। अब यहां गौर करने योग्य बात है कि आपने बताया कि मंगल भी लग्न में बैठे हैं, तो आप जन्म लग्न से मांगलिक हैं, तो मांगलिक होना भी एक बड़ा कारण है विवाह में कई बार विलंब का। और एक और भी बात है, आपका नाम हार्दिक पटेल है, तो देश काल और परिस्थिति भी मायने रखती है। अगर आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान, हरियाणा, तो इन जगहों में भी विवाह में आजकल दिक्कतें आ रही हैं। तो कई बार तो जन्म कुंडली कारण बनती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कई बार देश काल परिस्थिति का भी उसमें हाथ होता है, तो आप कहीं देश काल परिस्थिति के शिकार तो नहीं। गुरु की स्थिति को देखिए, गुरु अगर पीड़ित हुए तो विवाह में दिक्कत होगी। प्रदीप यादव जी ने पूछा है, मेरी कन्या लग्न की कुंडली में 11वें भाव में शुक्र अस्त है, जिस पर पंचम भाव से शनि चंद्र की दृष्टि है। अभी मैं गाय को गोग्रास दे रहा हूं, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। मेरी शादी होकर टूट गई, पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, दिशा दिखाकर मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। देखिए यहां सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन का टूटना यहां पर कन्या लग्न की कुंडली, परंतु सप्तम भाव पर, अगर आपने जैसा कहा कि पंचम भावगत शनि बैठे हैं पंचम भाव में, तो शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था कि पंचमस्त शनि, मुझे याद करिए उस सूत्र को राशिफल में जो मैंने बताया था कि पंचमस्त शनि अगर उच्च राशि में भी हो तब भी वो कष्टदायी है, क्योंकि उनकी दृष्टि सप्तम पर होती है। और मैंने सदैव कहा कि शनिदेव वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, जहां सर्वाधिक कारक हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दृष्टि का वो दुष्प्रभाव होगा जो रिश्तों में बिखराव उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर शनिदेव अपना दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य के कारक और दाम्पत्य भाव दोनों पर शनिदेव की दृष्टि है, फलतः दाम्पत्य जीवन का खराब होना स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। तो यह बड़ा कारण रहा। आपने जैसा कहा कि आपने गाय को गोग्रास देना शुरू कर दिया है, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप स्त्रियों का सम्मान करिए और हनुमान जी की खूब आराधना करिए, साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करिए खूब। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपके जीवन में फिर से एक बार नई स्थिति आएगी, परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। आपने अपने पढ़ाई के बारे में भी बताया। यहां पर हुआ क्या है कि चंद्रमा और शनि की युति है, तो यह विषयोग है, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो जीवन पर्यंत रहना है। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को दूध चढ़ाया करिए सोमवार के सोमवार, आपको राहत अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है शशिकांत पांडे जी का। पूछा है इन्होंने, वृश्चिक लग्न और मीन राशि की कुंडली में नवम भावस्थ गुरु अंश बल से कमजोर हों, तो क्या जातक या जातिका को गुरुदेव के उपायों के साथ आजीवन पुखराज या गुरुदेव के अन्य रत्न पहनाया जा सकता है? देखिए, वृश्चिक लग्न और मीन राशि, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि देवगुरु इस लग्न में कारक होते हैं। आप 100% पुखराज, टोपाज धारण कर सकते हैं या करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है दिनेश गुप्ता जी का। इन्होंने पूछा है, लग्न मीन है और गुरु की महादशा चल रही है, गुरु जन्म कुंडली के 6ठे भाव में स्थित हैं, तो कैसा परिणाम मिलेगा, पहले अच्छा या बुरा? देखिए, वैसे मैं बता दूं कि लग्नेश है देवगुरु, तो वैसे तो उन्हें अच्छा परिणाम ही देना चाहिए, लेकिन लग्नपति बनकर के 6ठे भाव में बैठे हैं तो यह अवयोग है। तो अवयोग में क्या होता है, मैंने सदैव बताया है, ये जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। अब देवगुरु की महादशा चल रही है, तो देवगुरु 2 भावों के स्वामी हो, 2 राशियों के स्वामी हैं, मीन के और धनु के। मीन लग्न की कुंडली है तो दशमपति भी देवगुरु बनते हैं और लग्नपति भी आपके देवगुरु बनते हैं।
वो जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो ज्योतिषीय सूत्र के आधार पर देखें तो पहली राशि लग्न की बन रही है, तो 8 साल देवगुरु लग्न का और 8 साल देवगुरु दशम का फल देंगे, तो फल तो अच्छा ही होने वाला है। संघर्ष रहेगा, संघर्ष लगातार बना रहेगा, हर कार्य में प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहेगी, हर कार्य में एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हां, संघर्ष से ही सही फायदा मिलेगा। यहां एक और सूत्र आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैंने ऐसे ही प्रश्न शामिल करने का प्रयत्न किया जिससे ज्योतिषीय ज्ञान में भी वृद्धि हो। ज्योतिष का एक सूत्र तो यह है कि किसी ग्रह की महादशा हो तो वो फल ऐसे ही देंगे कि जो राशि पहले आए, जो राशि पहले आए लग्न से गिनने पर। तो देवगुरु बृहस्पति 16 साल की महादशा लेकर के आते हैं, तो 8 साल यहां लग्न का और 8 साल दशम का फल देंगे, ये पहला सूत्र कहता है। वैसे तो इस लग्न में बात सेम आने वाली है, लेकिन जरा ध्यान से समझिए, एक दूसरा सूत्र भी, एक दूसरे ज्योतिषी का मत आपको समझाता हूं कि ग्रह जब विषम राशि में बैठा हो तो जब उसकी महादशा आएगी, तो अगर वो 2 राशियों का स्वामी है, अगर वो 2 राशियों का स्वामी है और दोनों में से एक राशि सम है और एक विषम है, तो विषम राशि में होने पर पहले सम राशि का फल देगा, और अगर सम राशि में बैठा है तो पहले विषम राशि का फल देगा। इस सूत्र को, ये नया सूत्र है, आज से पहले कार्यक्रम में कभी नहीं बताया, सुन लीजिए। हालांकि ये इस लग्न में नहीं, यहां तो देवगुरु सूर्य की राशि में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मीन लग्न की कुंडली है तो छठे भाव में बैठे हैं देवगुरु। छठे भाव में सिंह राशि होती है, सिंह राशि विषम राशि होती है, तो विषम राशि में होने से पहले वो सम राशि का फल देंगे। तो ये तो वैसे ही सिद्ध हो गया कि पहली जो राशि आ रही है। बाकी के आप अपनी कुंडली में भी इस सूत्र को लागू करिएगा कि ग्रह की महादशा, एक सूत्र तो यह कहा कि जो राशि पहले लग्न से गिनने पर आए, और दूसरा सूत्र कहा कि अगर विषम राशि में बैठा है तो पहले सम राशि का, और अगर सम राशि में बैठा है तो पहले विषम राशि का फल देगा, इसके बाद सम राशि का फल देगा। तो इस सूत्र को भी आप लागू करके अपनी कुंडली पर देखिए। अगला जो प्रश्न है वो धर्मेंद्र सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि जैसे कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योगकारी ग्रह हैं जो पंचमेश और दशमेश हैं, अगर लग्न में बैठे हों तो केंद्र त्रिकोण संबंध होने के कारण सकारात्मक प्रभाव अधिक देंगे या नीच होने के कारण नकारात्मक प्रभाव अधिक देंगे। इसी तरह से कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र का लग्न में होना कैसा प्रभाव दिखाएगा, जिज्ञासा शांत करे। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, बाकी लोगों के भी यहां काम आने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक तर्क हमेशा से ध्यान रखना है कि आज के इस कलयुग में हम ज्योतिष को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज के इस कलयुग में ज्योतिष को हम संपूर्ण रूप से आध्यात्म के दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम ज्योतिष को लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये न केन प्रकारेण हमें फायदा मिले। तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि 3-4 ग्रह अगर जन्म कुंडली में नीच के हो जाएं तो ऐसा जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य बन जाएगा। ये सूत्र समझ रहे हैं आप। अब मंगल इस लग्न में, कर्क लग्न में कारक हैं, लग्न में ही नीच के होकर के, वैसे तो कई सारे सूत्र ऐसे हैं जिनसे उनका नीचत्व भंग लागू होगा, मैं उस बात को भी किनारे कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी लोग समझिए। यहां मंगल नीच के होकर के भी गौर करिए कि वो योग कारक हैं, तो सवाल उठता है कि नीच होने से उनके योग कारकत्व में कमी तो आएगी, 100% आएगी। तो क्या उनका प्रभाव नकारात्मक होगा? निसंदेह नकारात्मक प्रभाव भी होगा, लेकिन उनका सकारात्मक प्रभाव भी होगा नीच के होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो इस लग्न के कारक प्लेनेट है, और आज हम कलयुग में हैं जहां हमारा केवल उद्देश्य है फायदा। अब जरा गौर करिए कि इस लग्न में, यानी कर्क लग्न में, ये सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। फलतः देखा जाए तो वो जिस भाव से संबंधित हैं उन भावों का वो संपूर्ण फल देंगे जातक के जीवन काल में। तो वहीं उनका अगर दुष्प्रभाव देखा जाए तो जातक के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जबकि कर्क का यह स्वभाव नहीं है। वैसे ही कन्या को ले लीजिए। अब कन्या लग्न में अगर देखा जाए तो शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, लेकिन नीच हो जाए तो क्या नुकसान होगा, विचारणीय तथ्य है। एक ही नुकसान हो सकता है नीच के होने पर कि जातक
पुरुष है तो अपने वीर्य को बर्बाद करने के लिए वो तरह तरह के कार्य करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्र अगर बली अवस्था में उसके लग्न में नीच के हुए हैं तो उसके सुखों में कोई कमी आएगी, सुखों के रास्ते उसको मिलेंगे, लेकिन वो शुक्र को बर्बाद भी अनैतिक तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि वो कारक ग्रह है। तो नीच होने के बावजूद, चूंकि मैंने कहा कि हम आध्यात्म के दृष्टिकोण से केवल ज्योतिष को नहीं देख रहे हैं, हम सुख और भौतिक सुख के दृष्टिकोण से ज्योतिष को देख रहे हैं, तो उस समय भौतिक सुख, जैसा मैंने कहा, वो नीच राशि में बैठा है तो अनैतिक तरीके से अपने वो शुक्र को खराब करेगा। स्त्री की कुंडली में है तो वो भी अनैतिक तरीके से अपने शुक्र का इस्तेमाल, यानी भोग, अनैतिक भोग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है विकास जैन जी का। अगर गोचर में कोई ग्रह अस्त हो, उस समय उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए या उसके उदय होने का इंतजार करना चाहिए, जैसे अभी गोचर में शुक्र अस्त हैं? अगर शुक्र आपकी कुंडली के ऐसे ग्रह हैं जो सर्वाधिक योग कारक हैं और इनका रत्न आपको आजीवन पहनना है, तो शुक्र का उदित हो जाना ही उचित होगा। तब आप शुक्र के रत्न को धारण करिए, क्योंकि यह जीवन पर्यंत अगर आप इस रत्न को पहनने वाले हैं तो एक सही समय में शुक्ल पक्ष हो, वो ग्रह उदित हो, तब धारण करिए। मनोज दिवेकर, जो भी हो, मनोज साहब जी, आपका जो प्रश्न है कि कुंभ लग्न में चंद्र सूर्य किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है और नौमांस लग्न में मिथुन राशि, क्या बिना राजयोग के जीवन कष्टप्रद और दुखों से भरा होगा? कुंभ लग्न में चंद्र सूर्य किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं। सबसे पहले तो बता दूं कि आपने जो बात बताई इसके हिसाब से तो कष्ट तो दिख रहा है, क्योंकि कुंभ लग्न में सूर्य सर्वाधिक अकारक ग्रह बनकर के लग्न में बैठे हैं। लेकिन एक विचारणीय तथ्य है, राजयोग या दुर्योग ये सब अपनी जगह है। ज्योतिष को समझना है तो जरा ध्यान से समझिए। हमें हमारे कर्मों का फल भोगना है। राजयोग और दुर्योग तो इस बात के पोषक हैं कि हमारे अच्छे कर्म हैं तो उसका फल हमें और अच्छा और बढ़ा चढ़ा करके मिलेगा, हमारे बुरे कर्म रहे हैं तो उसका हमें कष्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है किसी के जीवन में केवल दुख हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और केवल सुख हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यह भी नहीं हो सकता कि किसी की कुंडली में राजयोग न हो। हर कुंडली में, यहां तक एक रिक्शा चलाने वाले और भीख मांगने वाले की भी कुंडली में 6-7 राजयोग मिल जाएंगे आपको। हां, ज्योतिष का तर्क है कि राजयोग और दुर्योग हो, बराबरी हो, तो जितने राजयोग हो उतने दुर्योग हो, तो राजयोग और दुर्योग आपस में बल उनका समाप्त हो जाएगा। यही देखना होता है कि कितने बल बन रहे हैं जिससे ये जातक आगे बढ़ेगा। राजयोग तो एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले की भी कुंडली में होगा। तो ऐसा नहीं है दुखों से भरा, कई तरह के देखा जाए तो यहां प्रारब्ध है जिसको आप काट रहे होंगे, काटिए। अगला जो प्रश्न है वो हिमांशु अग्रवाल का है। इन्होंने कहा एक सार्वभौमिक प्रश्न है, यदि किसी जातक की कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली सभी एक हो तो इसका फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा ना। आत्मबल बली, यहां निसंदेह चंद्रमा पीड़ित होंगे, लेकिन फिर भी आत्मबल बली, एक ही तरह का व्यक्तित्व हो जाने से यह बली वाली स्थिति हुई, यह मजबूत स्थिति हुई। आत्मकारक अगर यहां देखें तो सूर्य बलवान दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो भी बली अवस्था में लग्न से संबंध बना रहे हैं। बाकी के सभी ग्रह एक समान फल देने वाली स्थिति में, तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का बल ही है। तो ये बहुत बढ़िया। सुदर्शन कुंडली आप बनाते हैं तो अलग अलग तरह की स्थिति, यहां सुदर्शन कुंडली, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली सब एक ही होगी, बिल्कुल अच्छी स्थिति है। विकास शर्मा जी का प्रश्न है, जैसा आपने बताया कि ग्रह नीच का हो जाए और उसका राशिपति भी नीच हो जाए तो यह अत्यंत अशुभ फल देने वाला हो जाता है, परंतु यदि मंगल कर्क राशि में हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में तो दोनों नीच राशि में, लेकिन यह परिवर्तन योग है, तो इस स्थिति में केवल अशुभ फल नहीं देगा। और यदि कुंडली, मकर, लग्न इत्यादि आपने इन बात कही, बस समझिए ज्योतिष को यही तो समझना है। जब आप एक सॉफ्टवेयर के जरिए इन चीजों को देखते हैं तो शायद आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप एक एज ए ज्योतिषी इन चीजों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहां तो परिवर्तन हो गया है, तो परिवर्तन होने से तो ऑलरेडी नीच भंग हो गया, तो यहां तो शुभ परिणाम। यह बात चंद्रमा और मंगल के परिवर्तन में अलग हो जाती है, ये यहां पर अलग हो जाती है, क्योंकि यहां परिवर्तन योग भी बना है और परिवर्तन योग से इनका नीचत्व भी भंग हो गया और ये अच्छा परिणाम देने वाले बन गए। सोनू कुमार देवगन जी ने पूछा है कि लग्नेश यदि 10वें भाव में उच्च का हो और उस भाव का राशिपति शुक्र स्वगृही होकर उसी के साथ बैठा हो तो अपरंतु 10वां भाव पाप कर्तरी दोष से ग्रसित हो तो इसका क्या फल होगा? देखिए, पाप कर्तरी योग बुरा दुर्योग है,
दसम भाव को पाप कर्तरी में डालने का मतलब है कार्यक्षेत्र में परेशानी, परंतु दसम भाव में शनि जो दसम के कारक हैं उनका बलवान होकर के बैठना, शश महापुरुष योग, मालव योग होने के चलते सदैव इस बात का ख्याल रखिए कि राजयोग या दुर्योग भारी कौन पड़ रहा है, भारी कौन पड़ रहा है। शनिदेव सर्वाधिक पापग्रह हैं जो खुद बैठ गए हैं दसम में, तो इसका मतलब है कि अब आपके दसम भाव को अगर कोई दो ग्रह घेरे होंगे तो या तो एक सूर्य मंगल होंगे या सूर्य राहु होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता, और मंगल राहु होंगे, ऐसा ही कोई ग्रह होगा। तो यहां दसम भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में है, फलस्वरूप पाप कर्तरी योग के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ी उतार चढ़ाव परेशानी की स्थिति आएगी, लेकिन दसम भाव में दो दो महापुरुष योग हैं, फलतः ये कर्म क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न हो सकता है का पाप कर्तरी के कारण वो इसे संभाल लेंगे। प्रकाश विष्ट जी ने पूछा है, मेरी सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु और शुक्र बैठे हैं और सूर्य दूसरे भाव में 10 अंश के साथ बुध और मंगल के साथ बैठे हैं, तो क्या यह चामर योग माना जाएगा? देखिए, चामर योग तो यहां नहीं माना जाएगा। सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, मैंने कहा था कि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, परंतु लग्नपति स्वगृही मूल त्रिकोणी या उच्च का हो। आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, परंतु आपने कहा कि द्वितीय भाव में बुध की राशि में बैठे हैं तो बुध भी आसपास ही होंगे, और बली अवस्था में आपने बताया है। निसंदेह यही एक विचार मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है, हम योग का नाम तो नहीं देंगे, इसको हम चामर योग नहीं कहेंगे, लेकिन चामर योग का जो लाभ है उस लाभ में थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी लगभग 60% चामर योग का फायदा आपको या 65% चामर योग का आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यही सूर्य अगर देवगुरु की राशि में बैठ जाते, यही सूर्य अगर देवगुरु की राशि में बैठ जाते तो मैं कहता लगभग 80% मिलेगा। यानी जरूरी नहीं है कि हम इसे राजयोग का नाम दें, लेकिन प्रभाव पर जरूर गौर करना पड़ेगा कि राजयोग के जैसा ही प्रभाव देने वाला योग है। विनायक राजदान जी ने पूछा है, वृषभ लग्न में यदि चंद्रमा वृषभ राशि में हो और गुरु सप्तम भाव में, तो क्या गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में मोती धारण किया जा सकता है? कोई नुकसान तो नहीं? मुझे तो जरूरत ही नहीं दिखाई पड़ती है मोती धारण करने की, ऑलरेडी गजकेसरी का लाभ तो मिल ही रहा होगा, फिर मोती धारण क्यों करेंगे जबकि आप वृषभ लग्न के हैं? मुझे तो नहीं लगता। हां, अगर आप मुझसे पूछे कि कर लें तो नुकसान होगा, जवाब है ना, कर लीजिए। रोहित पाटीदार जी ने पूछा है, मिथुन लग्न में बुध सूर्य 12वें हाउस में हो तो बुध का रत्न पहन सकते हैं? मिथुन लग्न में बुध सूर्य दोनों को आपने कहा है 12वें भाव में हो तो क्या बुध का रत्न पहन सकते हैं? उचित नहीं है, 12वें भाव में होने के कारण यह अवयोग है। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको रत्न पहनने की सलाह दूंगा। आप और तरीके से गणेश जी की आराधना करके बुध के मंत्र का जप करके बुध को बलि करिए। वरद संजय पुराणिक जी ने पूछा है, मकर लग्न में शनि अगर उस पर चंद्र शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी यह राजयोग फलित होगा? आपने मुझे लगता है चामर योग के बारे में पूछा है। निसंदेह ये चामर योग है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि शनि स्वगृही यहां पर हुए, बली हुए और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी सिद्ध हुई, तो चामर योग है ये। निसंदेह ये विषयोग भी होगा, मानसिक अशांति और परेशानी होगी, परंतु ये राजयोग सिद्ध हुआ। अनंत शुक्ला जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु 10 अंश 21 कला पर केतु के साथ जो कि 1 अंश पर हैं, और सप्तम में चंद्र शनि राहु, अष्टम में सूर्य, नवम भाव में शुक्र और बुध, एकादश में मंगल हो तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और कौन सा रत्न धारण करें? तो कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में ही गुरु, तो सीधी सी बात है आपको रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो यहां प्रश्न ही कहां उठता है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति निसंदेह श्रेष्ठ रहने वाली है, और मुझे लगता है कि रत्न मैंने कहा गुरु का रत्न। भूपेंद्र सिंह जी ने पूछा है, परिवर्तन योग लग्नेश का और भाग्येश का, साथ में मीन लग्न की कुंडली में मंगल मीन राशि में और गुरु वृश्चिक राशि में, क्या दोनों स्वयं राशि का प्रभाव देंगे? अगर नहीं तो कैसा? नहीं, परिवर्तन में दोनों अपने एक दूसरे के घर में हो गए, तो वो इस भाव को और वो उस भाव को, यानी आपके घर को मैं और आप मेरे घर को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, फलतः दोनों का घर मजबूत हो जाएगा। तो यहां दोनों जिस भाव में बैठे हैं उसको बलि करेंगे, और साथ ही साथ दोनों अपने अपने भाव के परिवर्तन में हैं, तो ऐसे इनका भाव भी मजबूत हो जाएगा और जिस भाव में बैठे हैं वो भाव भी मजबूत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था। आगे
ये कार्यक्रम मैंने बंद नहीं किया। कई सारे दर्शक ये कह रहे थे कि कार्यक्रम आपने ज्योतिष जिज्ञासा बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा कहा कि जो शुरू किया उसे बंद क्यों करेंगे। आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, चुना जाएगा और उसका जवाब भी आपको मिलता रहेगा समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।